मैं खुद ही ब्रेक्स ले लेती थी बीच बीच में कि ऐसा लगे ही ना कि मतलब ओवर बेयरिंग टाइप हो रहा है, तो इसीलिए मैनेज हो जाता है कि पढ़ना ही नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना उस दिन। ऐसे मेरे बहुत सारे डेज होते हैं, मतलब फ्रेंड्स के साथ जाओ, बाहर घूमो, मूवी देखो, कुछ मत करो, सो जाओ, बट पढ़ना नहीं है उस दिन। ऐसा मतलब ऐसे डेज होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि फिर उसके बाद ना थोड़ा गिल्ट भी आने लग जाता है कि नहीं पढ़ा, फिर मन करता है पढ़ने का उसके बाद। गिल्ट के बाद लेकिन अच्छी पढ़ाई हाँ, होती बहुत अच्छी पढ़ाई है है ना? मतलब, गिल्ट के हाँ, बाद पढ़ाई अच्छी तो होती थोड़ा सा है। गिल्ट होना चाहिए। नहीं मैम, मैंने एक्चुअली थर्ड ईयर से ही स्टार्ट किया था। सेकंड मतलब फर्स्ट ईयर में तो पता ही नहीं था कि क्या है पीजी एंट्रेंस के बारे में, तो अभी क्लियर किया था। सेकंड ईयर में थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा था, उसके एंड तक फिफ्थ सेमेस्टर तक थोड़ा आइडिया लगा था। फिर थर्ड ईयर में प्रॉपर एकदम जैसे टारगेटेड पढ़ाई होती है वो शुरू की थी। थर्ड ईयर में कौन से सब्जेक्ट कवर कर लिए थे? मैम थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के सारे सब्जेक्ट्स जो थे, सारे हो गए थे प्रॉपर हाँ अच्छी तरीके हाँ से? हाँ, सारे हो गए थे। फिर फाइनल ईयर में क्या करा? फाइनल ईयर में तब तो मेरा प्लान तो यही था कि फाइनल ईयर पे मोस्टली फोकस करना है, बट फिर वही कोविड लॉकडाउन हो गया था, तो घर पे थी तो टाइम था मेरे पास, तो फर्स्ट सेकंड ईयर के भी मैंने सब्जेक्ट्स कवर कर लिए थे, मतलब ऑनलाइन वीडियोस फाइनल देखे। ईयर सारी थ्योरी करी? हाँ, सारे करे, मतलब जो मतलब ऐसे मैंने कभी ये नहीं किया कि अपने पीजी की वजह से कॉलेज की पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने, मतलब एमसीक्यूज तो 50% ऑफ द मतलब नोट्स पढ़ के सिर्फ 50% प्रिपरेशन होती है, बाकी 50% टेस्ट और एमसीक्यूज से ही होती है। लाइक इवन इफ़ यू नो द टॉपिक, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कभी कभी क्वेश्चन में समझ नहीं आता, एंड आती हुई चीज़ भी कभी कभी गलत मार्क हो जाती है, तो वो प्रैक्टिस से ही आता है, एंड अनलेस यू सॉल्व एमसीक्यूज वो नहीं आएगा। तो सिर्फ पढ़ाई करने से कोई वो नहीं है कि यू विल डू द एमसीक्यू फॉर दैट टॉपिक, लाइक यू विल बी एबल टू क्रैक द एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज और टेस्ट आर वेरी एसेंशियल। सो लाइक फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स थे वो फाइनल ईयर में दोबारा तो पढ़े ही थे प्रॉफ के साथ, तो वो मैंने इतने अच्छे से पढ़ लिए थे कि इंटर्नशिप में फिर मैंने अपनी जब फर्स्ट रीडिंग की थी तो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स दोबारा नहीं टच किए थे मैंने, क्योंकि तब मेरे को अच्छे से आते थे, बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो फिर जब मैंने रिविजन की थी फर्स्ट, तभी, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में मैंने सिर्फ बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़े थे जो थर्ड ईयर एंड फर्स्ट सेकेंड ईयर के थे, फाइनल ईयर वाले फर्स्ट रिविजन में पढ़े थे फिर मैंने इंटर्नशिप में। मतलब ऐसे था क्यू बैंक दोनों दोनों साथ में थे, कभी भी मैंने ऐसे एक्सक्लूसिव नहीं किया। पहले मैं नोट्स पढ़ती थी, साथ साथ क्यू बैंक करती थी, फिर जब वो ख़त्म हो जाता था फिर टेस्ट करती थी फॉर दैट सब्जेक्ट, एंड फिर उसको रैप लाइक टीएनडी करती थी, टीएनडी को फिर रैप अप करके नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाती थी, एंड साथ में ही जब एटलीस्ट 4-5 मंथ्स बाद फिर जीटीज़ वगैरह भी। सो दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, लाइक जैसे कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे मेडिसिन, वो प्योरली कंसेप्चुअल है, मतलब बहुत कम थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो उसमें मैंने जब रिविजन किया था तो मैंने एकदम जो जो ऐसी टेबल्स वगैरह थी, ऐसी ऐसी चीज़ें थी, मैंने अलग से लिख के रख ली थी, एंड ऐसे मतलब वॉल पे चिपका दी थी या बोर्ड पे चिपका दी थी, ताकि मैं रोज़ सुबह उठती थी मुझे दिखाई देती थी। एंड देन कुछ सब्जेक्ट्स होते बायोकेम जैसे, जो होते ही प्योरली मतलब ऐसे रटा, हाँ, तो उसको याद करने के लिए तो ऐसा है कि आपने एक बार पढ़ लिया तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर से लाइक एटलीस्ट 2 वीक्स बाद पूरा मत पढ़ो, जस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि ये ऐसे एक मेमोरी मतलब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। सिर्फ एक बार पढ़ने से तो किसी को याद नहीं होता है, बट अगर उसी को 2 वीक्स बाद फिर से एक बार बस ऊपर ऊपर से गो थ्रू भी कर लोगे तो मतलब ऐसे लगेगा कि हाँ ये पढ़ा था, एंड वो कंसोलिडेट हो जाएगा फिर मेमोरी में। एंड ये फिर 2 वीक्स बाद किया, फिर एक और बार 1 मंथ या 2 मंथ बाद फिर से कर लें, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 2-3 घंटे की बात है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए। हाँ हाँ हाँ, और ऊपर से लाइक जीटीज़ वगैरह होते थे तो उसमें तो सारे सब्जेक्ट्स ही आ जाते थे, तो उसमें खुद वैसे ही पता चल जाता था कि कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं, कौन से टॉपिक्स वीक है, तो उस टाइम पे मैं वो वाले टॉपिक्स को रिवाइज कर ही लेती थी। फ्रीक्वेंटली देती थी? बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ी बात है, कितना फ्रीक्वेंटली? मैम शुरू में तो 1 मंथ देती थी, उसके बाद फिर शुरू में मतलब शुरू में लाइक अराउंड 4 मंथ्स इनटू इंटर्नशिप, लाइक जैसे अगर मई में इंटर्नशिप शुरू हुई थी तो अराउंड सितंबर अक्टूबर के अराउंड, तो तब 1 मंथ दिया था। फिर उसके बाद एज द एग्ज़ाम केम क्लोजर तो 1 in 2 weeks, फिर 1 a week लाइक एंड में, बट एग्ज़ाम से जस्ट पहले नहीं दिया था, क्योंकि फिर अगर उसमें गंदी रैंक आ जाए या गलती से कुछ हो जाए तो बहुत हो जाता है। हाँ, तो एग्ज़ाम से जस्ट पहले तो नहीं देना चाहिए कभी भी।
सो एक तो बहुत फ्रीक्वेंटली जीटी देना भी नहीं चाहिए। आई थिंक कुछ लोग होते हैं जो हर हफ्ते देते रहते हैं और फिर एनालाइज ही नहीं करते, जो उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं होता है कि सिर्फ टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर डोंट नो कि गलती क्या हुई है। तो एवरी टाइम यू गिव अ जीटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देखना है, सोल्यूशन देखना है, चाहे जो आंसर सही भी हुए हैं, मतलब टाइम है तो वो तो देखने हैं, जो गलत हुए वो तो डेफिनेटली देखने ही है। तो उसमें मतलब मैं एनालाइज करती थी बैठ के कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, कि ये मुझे आता था, मैंने सिली मिस्टेक कर दी, मेरे नोट्स में था, मुझे याद नहीं आया, या फिर ये न्यू ही है कुछ मेरे लिए। तो मतलब अगर सिली मिस्टेक थी तो वही सिली मिस्टेक्स तो प्रैक्टिस से ही कम हुई थी। मतलब मैं शुरू में बहुत सिली मिस्टेक्स की है, मैं तो मतलब इतना बड़ा कॉलम बन जाता था सिली मिस्टेक्स का, बट एंड तक जैसे इस एग्ज़ाम में 2-3 सिली मिस्टेक्स से ज़्यादा तो नहीं करी मैंने। और फिर मेमोरी वाला जो था कि याद नहीं रहा, वो तो रिविजन से ठीक हो गया था कि 2-3 बार रिवाइज किया तो नोट्स तो मतलब ऐसे छप गए थे दिमाग में। मतलब मेरी फैमिली में एज सच कोई डॉक्टर नहीं है, मैं फर्स्ट डॉक्टर हूँ, तो कोई रोल मॉडल नहीं था। बट मेरे को मतलब आई ऑलवेज लाइक चैलेंजेस, तो मैंने 11th में पीसीएम भी ले लिया था कि इससे ज़्यादा चैलेंजिंग तो नहीं हो सकता तो हाँ, तो तब तो मैंने एज सच डिसाइड नहीं किया था, तो मैंने तो इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन दोनों के एंट्रेंसेस दिए थे एंड हो गया था दोनों में। बट फिर लाइक ऐसे तब तक 12th के एंड तक मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, मतलब कुछ इम्पैक्टफुल करना है, कि मतलब कुछ चेंज लाना है, समथिंग लाइक। हाँ मैम, कॉलेज में तो बहुत सारे लोग थे कि कॉलेज यहाँ पे आके तो जैसे पेशेंट्स ही मेरे को तो इतना इंस्पायर करते थे कि मतलब ऐसा लगता था कि ओपीडी में एक पेशेंट देखा, फिर वो 2 हफ्ते बाद आया एंड वो ठीक हो गया, तो इतना अच्छा लगता था वो देख के। तो अभी तो ऐसा लगता है कि अगर फिर से ये डिसीजन लेना होता तो मैं बार बार यही चूज़ करती करने के लिए। तो मैम वही है कि टाइम कितना है उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक मतलब 2-3 आवर्स से ज़्यादा तो नहीं देने चाहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए भी टाइम बचना चाहिए। तो सबसे पहले तो आई यूज़ टू रिव्यू माई रॉन्ग वाले जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, वो मैंने बताया कि मैं इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती थी कि क्या सिली मिस्टेक हुई है, ये मतलब मेमोरी का था कि याद नहीं आया, या फिर न्यू चीज़ें थी। तो सिली मिस्टेक्स तो प्रैक्टिस से कम हो गई थी, मेमोरी रिविजन जो मैंने बार बार की थी उससे, एंड जो न्यू चीज़ें थी अगर मुझे लगता था कि ये फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही है तो मैं नोट्स में ऐड कर लेती थी। अगर ऐसा लगता था कि ये तो एक ही बार आया है, कभी नहीं आया, तो आई जस्ट यूज टू इग्नोर, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे 200 क्वेश्चंस मतलब आते हो। हाँ मैम, मैंने एक 20 नोटबुक बनाया था सब्जेक्ट्स के लिए एंड वो बहुत यूज़फुल था, बिकॉज एंड में एग्ज़ाम से पहले कुछ कुछ सब्जेक्ट्स तो मैंने वहीं से ही रिवाइज़ किए थे बस। तो जैसे मैंने पूरी जैसे पीडियाट्रिक्स को 3 पेजेस में कंसाइज कर लिया था, मेडिसिन को 5 पेजेस में कंसाइज कर लिया था, एनेस्थीसिया 2 पेजेस में, तो ऐसे बेसिकली ऐसे 20-30 पेजेस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स कंसाइज हो गए थे। मैम इनिशियल फेज़ ऑफ प्रेपरेशन में तो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि एक बार कॉन्सेप्ट्स बन जाए, मतलब समझ आ जाए क्या है, तो तब थ्योरी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि यू कैन डू लाइक यू कैन गिव 70% ऑफ योर टाइम टू थ्योरी एंड 30% टू एमसीक्यू। एज यू गो फर्दर, जब नोट्स याद हो गए अच्छे से, तब एमसीक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तब यू कैन गो फॉर लाइक 30-70, मतलब एंड ऑफ प्रेपरेशन। हाँ, यू कैन रिवर्स द रेशियो, मतलब इट विल चेंज एज द प्रेपरेशन गोज एड। नो मैम, जैसे मैंने एक बार क्यू बैंक कर लिया तो जो नहीं आते थे या गलत हो गए या कुछ लगता था बुक मार्क के लिए, तो बुक मार्क करके रखती थी। फिर अगली बार जब मैं आती थी सिर्फ बुक मार्क क्वेश्चंस देखती थी, और फिर बुक मार्क को भी मैं कम करती जाती थी विद एवरी रिवीजन, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता कि आप पूरा पूरा मॉड्यूल ही बुक मार्क कर दो, फिर तो कोई बुक मार्क का कोई पॉइंट नहीं रहा। तो जैसे अगर सपोज 10 क्वेश्चन एक मॉड्यूल में, तो एक टाइम पे सपोज 4 कर लिए बुक मार्क, फिर जब नेक्स्ट टाइम आए तो उसको 4 को 2 कर दिया, 2 को फिर उसके बाद 2 को 1 कर दिया, ताकि एंड में सिर्फ जो एकदम इम्पोर्टेंट, क्योंकि एंड में बिल्कुल टाइम नहीं होता है कुछ भी करने का, तो एंड में सिर्फ एकदम वो वाली चीज़ें देखनी है जो पता है कि बार बार गलत हो रही है या याद नहीं हो पा रही है, वॉलेटाइल थिंग्स। यस मैम। मैम एक्चुअली मेरा स्टडी शेड्यूल तो मेरी इंटर्नशिप शेड्यूल पे कम्प्लीटली डिपेंड करता था। जैसे किसी दिन 12 आवर ड्यूटी होती थी, तो उस दिन तो जैसे आधा घंटा पढ़ने को भी मिल जाता था तो बड़ी बात लगती थी। कभी कभी जल्दी फ्री हो जाती थी, तो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल रखा था, ऐसा मेरा कभी फिक्स नहीं था कि इस दिन में इतने घंटे पढ़ूंगी। मैंने ऐसे करके रखा था कि एक हफ्ते में मुझे इतना, मतलब मेरे थोड़े मतलब ऐसे शॉर्ट टर्म टारगेट्स नहीं थे, बिकॉज मेरा शेड्यूल भी फिक्स नहीं था, वो हर 2-3 हाँ, तो वीकली टारगेट्स रखे थे कि इस वीक में इतना
इतना पार्ट ऑफ इतना सब्जेक्ट या ये सब्जेक्ट ख़त्म हो जाने चाहिए। बंक मारा था इंटर्नशिप में? नहीं, मैंने कभी वो नहीं किया, ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अपनी ड्यूटी पे। हाँ, सारी पोस्टिंग मैंने अच्छे से अटेंड की थी। वरना तो सब स्किप करने की कोशिश हाँ, करते हैं ना, मुझे तो मज़ा आता था वहाँ पे जाके, लाइक जैसे आता था ना। थोड़े अराउंड 20-30 क्वेश्चंस कम आते, बिकॉज कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो MBBS में हम पढ़ते भी नहीं है। जैसे जो प्री पैरा क्लिनिकल वाले होते हैं वो तो इंटर्नशिप में मतलब वो नहीं आता। जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है वो तो मोस्टली सब ऐसे, जैसे सर्जरी के सिनेरियोज होते हैं कि एयर अंडर द डायफ्राम है, तो वो तो मतलब इतने सारे देखे हैं कैजुअलिटी में, तो पता ही है कि लैप्रोटमी करनी ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में तो कोई डाउट ही नहीं होता था क्योंकि वो देखे हैं सामने। जो प्री पैरा क्लिनिकल वाले होते हैं उसमें हाँ PSM भी, OBG ऑल्सो, बिकॉज उसमें मतलब OBG इन जनरल INI-CT में भी आई थिंक इस बार काफ़ी टफ आया था। ऑफ्था में तो 9 में से 6 क्वेश्चन इमेज वाले आए थे। हाँ, ऑफ्था के मैम मैंने सारे क्वेश्चन सही करे थे। जो 2 वीक्स थे INI-CT और नीट के बीच में, उसमें मेनली मैंने यही रिवाइज किए थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे एंड उनसे रिलेटेड टॉपिक्स। जैसे अगर ये क्वेश्चन है कि तो यूजुअली क्वेश्चन एज सच रिपीट नहीं होता है, वो टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं, तो वो मैंने मेनली उन 2 वीक्स में वही सभी देखा था। जैसे INI-CT में तो ज़्यादा वेटेज होती है क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाते हैं, तो उसमें तो आई वुड से कि 30-40% तो वेटेज है। नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते बट टॉपिक्स रिपीट होते हैं, तो 20-30% आई वुड से। यस मैम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लान करके रखे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही करने हैं एंड जो मेरी 20th नोटबुक थी वो रिवाइज़ की थी मैंने। एंड जैसे अगर कोई जो 20th नोटबुक में नहीं आ पाए थे कुछ सब्जेक्ट्स, लाइक मतलब मुझसे भी रह जाते थे, ऐसा नहीं था कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया था। मेरे भी सब्जेक्ट्स छूट गए थे ऐसे कुछ मतलब लास्ट में रिवाइज करने के लिए। हाँ, तो वो मैं नोट्स में ऊपर से देख लिया था। वो एक्चुअली वही था, वो कस्टमाइज्ड है अपने लिए। सो मैंने एक लाइक लास्ट वीक की स्ट्रैटेजी प्लान करके रखी थी कि ये आज के दिन ये सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाने चाहिए, और बीच में मैं हमेशा ऐसे ना 1-2 दिन बफर के छोड़ देती थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं स्टिक तो नहीं कर पाऊंगी, कि ऐसा हो जाएगा कि टाइम लग जाएगा। तो हमेशा मैं जब भी शेड्यूल बनाती हूँ तो 1-2 दिन बीच में छोड़ देती हूँ जिसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि वो हाँ वो जाता ही है बाद में उस पर। मैम एक तो कंसिस्टेंसी तो डेफिनेटली, बिकॉज मैं ऐसे ट्राई करती थी कि कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी हेक्टिक ड्यूटी हो, एटलीस्ट 15 मिनट तो पढ़ ही लूँ, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन ही सॉल्व कर लूँ ताकि ऐसा मोमेंटम ब्रेक ना हो। एंड ऑल्सो कि आई ऑलवेज बुरा नहीं लगता था कि आज पढ़ नहीं पाई सिर्फ? हाँ, बहुत बहुत बुरा लगता था। हाँ, कभी बुरा नहीं लगता था कि सब तो फ्रेंड्स मजे कर रहे हैं, ये भी लगता था फैमिली। मैम, बहुत बार लगता था। नहीं बुरा लगता सर नीट में तो मेरा मतलब मैं बहुत ही फियरलेसली गई थी क्योंकि ऑलरेडी INI-CT में अच्छी रैंक आ गई थी, तो पता था कि सीट तो है। मैं तो एक दिन पहले भी आराम से सो गई थी 8-9 बजे, और फिर उस दिन एग्जाम में गई थी तो ऐसा मेरे को, जैसे INI-CT में गई थी तो मेरे को था कि मेरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है, कि मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है। बट नीट में तो ऐसे गई थी कोई नहीं, बस एग्जाम ही तो है, कितने दिए हैं तो हाँ डेफिनेटली, बिकॉज तब मैं गई थी तो मैं ओवर थिंक करने लग गई थी INI-CT में कि ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, तो मैंने सही आंसर सही क्वेश्चन को मतलब हाँ। बट नीट में मैंने ऐसे बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं किया, एग्जाम में भी मतलब ऐसे कूलली दिया था मैंने। अराउंड 1.5-2 आवर्स में एक बार पूरा पेपर देख लिया था, एंड फिर उसके बाद एक बार रिव्यू किया था, तो फिर भी मतलब काफ़ी टाइम बच गया था क्योंकि नीट में तो एनीवे बहुत टाइम होता है। लास्ट डे वैसे तो बफर डे रखा था बट वो बच गया था सिलेबस, तो लास्ट डे पे पढ़ना तो पड़ा ही था। बट अराउंड 8 o'clock 9 o'clock के बाद मैंने कुछ नहीं किया था, मैं आराम से डिनर किया था, सो गई थी जाके, एंड सुबह जल्दी उठ के मतलब एक बहुत ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक फुल अच्छे से सोना चाहिए, एग्ज़ाम से पहले नाश्ता करके जाना चाहिए, जल्दी निकलना चाहिए। एक पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं पहुँचे तो।
So, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने उसमें ऐसी चीज़ें डाली थी जो वॉलेट जैसे एनेस्थीसिया में ऐसे पोटेंसी वाले क्वेश्चन थे, मैक वाले क्वेश्चन थे, तो ये तो बहुत ही थ्योरेटिकल, मतलब ऐसे ऑर्डर तो किसी को ऐसे याद नहीं रहेगा, मुझसे अभी कोई पूछेगा मुझे तो याद नहीं है, बट वो चीज़ भाई मैंने 20th नोटबुक में लिख के रखी थी, तो 2 दिन पहले पढ़ी थी, तो मुझे एग्जैक्टली याद थी। मतलब डबल एज स्वॉर्ड था कि द थिंग वाज हम फाइनल ईयर में थे उस वक्त, तो क्लिनिकल लर्निंग उसी टाइम पे होती है मेनली फाइनल ईयर में, क्योंकि इंटर्नशिप में तो काम 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 होता है, पेशेंट तो कम ही, वो मतलब एग्जामिनेशन वगैरह, तो वो लॉस हो गया था कि क्लिनिकल लर्निंग का थोड़ा हो गया था, बट देन टाइम मिल गया था घर पे, तो पीजी मतलब पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज था, क्लिनिकल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज था वो। इन सब चीज़ों से बच्चे बड़े मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ये फिर पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट एग्ज़ाम, पोस्टपोनमेंट ऑफ काउंसलिंग, पढ़ना छोड़ देंगे, डिस्ट्रैक्टेड फील करने लगते हैं। हाउ डिड यू टेक देम? हाँ मैम, जैसे पहले भी अभी भी पोस्टपोन हो गया था एक बार, 12 मार्च को होने वाला था, तो तब जैसे मैं एकदम ऐसे लास्ट फेजेस चल रहा था, वो एक दो महीने पहले ही पोस्टपोन कर दिया था, तो फिर मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा था कि क्या है मतलब, तो मैंने फिर थोड़ा ब्रेक लिया था, मतलब जैसे 1 वीक मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, फिर उसके बाद थोड़ा रीओरिएंट किया था एंड फिर से ऐसे मतलब फ्रेश, थोड़ा माइंड फ्रेश करके फिर से पढ़ना शुरू किया था। फिर उसके बाद फिर भी लास्ट तक भी पोस्टपोनमेंट का चलता रहा था कि पिटिशन वगैरह, तो बट ऐसे सोशल मीडिया में तो कितना आता रहता था, तो मैंने थोड़ा ऐसे ये सब ब्लॉक करके रखा था कि नहीं देखना, क्योंकि एग्ज़ाम मेरे लिए एग्ज़ाम 21 मई को है, जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह रहा, एंड सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा तो पता चल ही जाएगा, वो मुझे बार बार देखने से कुछ नहीं होगा।